चैप्टर करवा रहा हूँ रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट हमने पहले किया हुआ है, ठीक है, इसका टेस्ट भी हो चुका है। इसके बाद जो हमारे दो चैप्टर का रह जाएगा, एक एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट और कंपैरेटिव एनालिसिस वाला, ठीक है। रूरल डेवलपमेंट आज करवाऊंगा, टेस्ट इसका होगा ट्यूसडे को, ठीक है। उसका रीजन है क्योंकि उधर अभी रिवाइज नहीं हुआ सेक्टर 20 वाले में, सेक्टर 20 की रिवीजन कल रखूंगा, तो उनका मंडे टेस्ट होगा, तुम्हारा ट्यूसडे टेस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद दो चैप्टर का जो इकट्ठा टेस्ट होगा वो उसकी रिवीजन हो जाएगी हमारी थर्सडे को, सैटरडे को उसका टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद एक दिन का गैप रखेंगे, संडे का गैप हो जाएगा बीच में, जिसमें फुल इंडियन इकोनॉमी के जो भी डाउट्स हैं एंड ऑल होंगे तुम्हारे वो, और उससे नेक्स्ट ट्यूसडे को तुम्हारा टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट पहले जो हमने रखा हुआ था कवर अप होना, ये रखा हुआ था अराउंड नेक्स्ट सैटरडे तक का, ठीक है। दैट इज 9th या 11th तक का था, 9th और 10th तक का था कि कवर, 10th को कवर हो जाता, बट वो एक दो दिन का बीच में जो गैप हुआ था उस वजह से एक दो दिन आगे चला गया, ठीक है। वो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमारा जो उसके बाद टेस्ट है वो 26 को है, फुल ईयर, फुल मैक्रो और इंडियन इकोनॉमी का जो 3 आवर्स है वो 26 को है, तो हमारे पास सैंपल टाइम है, तो वो कवर अप हो जाएगा। सो रूरल डेवलपमेंट हमने पहले भी कवर अप किया हुआ बेटा। रूरल डेवलपमेंट में बेसिकली क्या आता है, रूरल एरिया को डेवलप करना सोशली और इकोनॉमिकली, ठीक है। जो हमारा बैकवर्ड एरिया है उसको डेवलप करना, बिकॉज वहाँ के जो रिसोर्सेज हैं वो अंडर यूटिलाइज है, फुली यूटिलाइज नहीं हो रहे हैं, और हम नहीं चाहते कि हमारी जो जीडीपी कंट्रीब्यूशन है वो एक ही सेक्टर से आती रहे, एक ही स्टेट से आती रहे या अर्बन एरिया से आती रहे। हम चाहते हैं कि हर सेक्टर, हर एरिया ग्रो, ठीक है, वो सोशली भी ग्रो और इकोनॉमिकली। हम ये नहीं सिर्फ कह रहे जीडीपी कंट्रीब्यूशन नहीं होनी चाहिए वहां से, ठीक है, हम चाहते हैं सोशली भी, हेल्थ वाइज भी, एजुकेशन वाइज भी, सोशल पर्पस वाइज भी, हर चीज से क्या होना चाहिए, वो ग्रो होना चाहिए, ठीक है। तो रूरल डेवलपमेंट का मेन पर्पस है कॉम्प्रीहेंसिव डेवलपमेंट, जहां से हम पॉवर्टी खत्म करें, ठीक है, इलिटरेसी को खत्म करें, और जो हमारे आउटडेटेड सोशल आउटलुक्स चल रहे हैं उस चीजों को खत्म करें, प्लस जीडीपी कंट्रीब्यूशन भी वहां से क्या हो, स्टार्ट। क्लियर है। माइग्रेशन की प्रॉब्लम खत्म हो, क्योंकि रूरल एरिया से लोग माइग्रेट कर जाते हैं अर्बन एरिया में टू अर्न बेटर लाइवलीहुड, वो चीजें खत्म करना चाहते हैं। अच्छा हाँ, जो कुछ मैं जनरल टर्म्स बोलता हूँ पेपर में लिखने के लिए नहीं बोलता मैंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट तुम्हें सिंपल मीनिंग समझाया था कि मतलब क्या होता है कि फ्यूचर जनरेशन की नीड्स भी पूरी करना और अपनी जनरेशन की नीड भी पूरी करना। वो ये नहीं कहते रिसोर्सेज का मत यूटिलाइज करो, तुम लोगों ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन में ही लिखा हुआ है कि अपनी नीड भी पूरी करना, फ्यूचर जनरेशन की नीड भी पूरी करना है। कुछ ऐसा नहीं कह रहा कि वो अपने लिए मत यूज करो, ये कोई डेफिनेशन थोड़ी ना हुई है उसकी। उसमें मैंने पूछा व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये थोड़ी ना हुआ, वो आप तो मीनिंग प्रॉपर लिखोगे ना। तो आधे से ज्यादा में तुमने ये लिखा, मैंने ठीक किया है, बट वो ठीक नहीं होगा। वो सिर्फ ऐसा है कि किसी बच्चे को पता ही नहीं है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एग्जैक्टली है क्या चीज, ठीक है। तो उसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन मांगी हुई है वहां पर, जो मैंने नोट्स में लिखी हुई है वो ही लिखनी है वहां पर। क्लियर। तो ये जो चीजें बता रहा हूं वो सिर्फ समझाने के लिए, लिखने के लिए नहीं होती चीजें। क्लियर। सो आता है बेटा क्या क्या चैलेंजेस जो है हमें फेस करने पड़ते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। देखो फर्स्ट आता है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, कि वहां का जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको डेवलप करना, क्योंकि इलिटरेसी ज्यादा होने की वजह से वहां पर एजुकेशन का एक इंपॉर्टेंस उनको नहीं पता। तो लिटरेसी, मेनली फीमेल लिटरेसी, एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, ये एक मेजर चैलेंज है हमारा कि हम कैसे उसको डेवलप करें। नेक्स्ट, हेल्थ, एड्रेसिंग बोथ सैनिटेशन एंड पब्लिक हेल्थ, ठीक है। सैनिटेशन फैसिलिटीज, आपको पता है रूरल एरिया में मोस्टली आज भी ऐसे एरियाज है जहां पर प्रॉपर टॉयलेट फैसिलिटीज भी नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, एक बेसिक फैसिलिटीज अवेलेबल होनी चाहिए, क्योंकि ऑटोमेटिकली वो सोशली डेवलप होंगे और जो बीमारियां सबसे ज्यादा फैलती हैं वहां पर वो खत्म होनी शुरू हो जाएगी। लैंड रिफॉर्म्स, क्योंकि रूरल एरिया मेनली किसके ऊपर डिपेंड होता है, एग्रीकल्चर के ऊपर, ठीक है। और वहां पर हमें लैंड रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करना कंपल्शन थी, ठीक है, और हमने किया भी है। प्लस अभी भी हम चाहते हैं कि वो लैंड रिफॉर्म्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली वर्क करता भी, ठीक है। तो उसके लिए हम, इससे क्या होगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होंगी। इंटरमीडिएरीज को खत्म करना है, जो जमींदार होते हैं, जो उनका जो क्रॉप होती है फोर्सफुली परचेज कर लेते हैं, ठीक है, लो रेट ऑफ लो मार्केट रेट पर, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रेस सेल बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, डिस्ट्रेस सेल। अच्छा समझ आ गया यहां तक। उसके बाद राइट ऑफ टिलर ऑफ सॉइल को प्रोटेक्ट करना है बेटा, क्योंकि जो फार्मर्स है अगर उनका राइट एक्सप्लॉइट होना शुरू हो जाएगा
तो फार्मर की कंडीशन डिग्रेड होगी। तो हम नहीं चाहते कि फार्मर की कंडीशंस डाउन जाए, हम उसको अपलिफ्ट करना चाहते हैं। नेक्स्ट, एलिमिनेटिंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कल्टीवेटर। सेम ही पॉइंट है, एक तरह से इंटरमीडिएरीज को खत्म करना, एलिमिनेटिंग द मिडिलमैन्स को खत्म करना। इसमें हम ये भी बोल सकते हैं, ये लोग क्या करते हैं, इंटरमीडिएट जमींदार, उनको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्या देते हैं, लोन देते हैं। अगर ये खत्म हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली फार्मर का एक्सप्लॉयटेशन बंद हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। बेटा इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होना कंपल्शन है, क्योंकि प्रॉपर उनके पास इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा तो ट्यूबवेल नहीं चलेंगे, ट्यूबवेल नहीं चलेंगे तो पानी नहीं मिलेगा, तो फिर वो किसके ऊपर डिपेंड रहेंगे, रेनफॉल के ऊपर। ठीक है, प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं है उनके पास, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज नहीं है, अगर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज हैं तो काफी कॉस्टली है। प्रॉपर मार्केटिंग सिस्टम नहीं है उनके पास, फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं प्रोवाइड किया जा रहा उनको, प्रॉपर बैंक्स नहीं है, बैंक्स हैं तो 4-5 गांव में एक बैंक डाल दिया, तो वो पूरे गांव की बैंक, 4-5 गांव की बैंक की नीड तो नहीं पूरी कर सकता, या एक बैंक होगा एक गांव के लिए तो वो भी नहीं पूरी कर पाएगा। ठीक है, तो प्रॉपर मार्केटिंग फैसिलिटीज होनी चाहिए, फाइनेंशियल असिस्टेंस होना चाहिए, फैसिलिटीज फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एक्सटेंशन, प्रॉपर एक सेंटर्स बने, ठीक है, रिसर्च सेंटर्स बने जहां पर एग्रीकल्चर के ऊपर वर्क किया जा सके कि ऐसे एग्रीकल्चर को हम डेवलप कर सके। और इंफॉर्मेशन डिसमेंटेशन, गवर्नमेंट ने एमएसपी तो डिसाइड कर लिया बट उसकी इंफॉर्मेशन फार्मर्स तक पहुंच ही नहीं रही है, तो फार्मर्स को पता ही नहीं है मार्केट में हमारे प्रोडक्ट का रेट क्या चल रहा है। ठीक है, तो ऐसी चीजें जब तक फार्मर्स के पास, उनके जो टीलर्स हैं उनके पास पहुंचेगी ही नहीं, तब तक हम उनको एक्सप्लोटेशन से नहीं बचा सकते। नेक्स्ट, एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी, सबसे बड़ा मेन रीजन जिसकी वजह से रूरल एरिया डेवलप नहीं हो रहा। रूरल एरिया में सबसे ज्यादा क्या है, पॉवर्टी है। पॉवर्टी का मतलब क्या हुआ कि वो अपनी बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो स्पेशल मेजर्स फॉर एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी मस्ट बी अंडरटेकन, कि ऐसे मेजर्स लो जिससे पॉवर्टी खत्म हो सके। ठीक है, जो कि हम नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, एफर्ट शुड बी मेड टू ब्रिंग अबाउट सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन द लिविंग कंडीशन ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, कि ऐसे स्टेप्स लो जिससे वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के जो भी हम क्या बोलते हैं उसको, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी की जो लिविंग स्टाइल है वो अपलिफ्ट हो उनका वहां पर। ठीक है, emphasis should be laid on access to productive employment opportunity plus employment opportunities generate करें, जैसे लाइक मनरेगा स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च करी थी, 100 days employment for every person who want to work in backward areas or who want to work for unskilled just like unskilled labor। ठीक है, तो उसके लिए 100 days की एम्प्लॉयमेंट कंपल्शन दी गई थी गवर्नमेंट ने। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए था, ताकि हर बंदा काम करे, पैसा कमा सके। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्टिव रिसोर्स ऑफ ईच लोकेलिटी, हर एरिया डेवलप होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखो मैंने कहा रूरल एरिया डेवलप नहीं हो रहा, उनके जो रिसोर्सेज है वो फुली यूटिलाइज नहीं हो पा रहे हैं वहां। ठीक है, फुली यूटिलाइज नहीं हो पा रहे, तो गवर्नमेंट नहीं चाहती कि रूरल एरिया ना डेवलप हो, उनके रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज ना हो। गवर्नमेंट हर एक पॉइंट पर चाहते हैं कि हर एक एरिया डेवलप, क्योंकि उससे जीडीपी कॉन्ट्रीब्यूशन बेटर होगी, एवरेज जीडीपी हमारी इंक्रीज होगी। क्लियर? कोई डाउट यहां तक? फिर आता है बेटा नीड्स ऑफ कैपिटल या नीड्स ऑफ क्रेडिट। 3 पर्पस के लिए क्रेडिट चाहिए होता है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में 6 to 12 मंथ्स होता है, नोट्स में 15 मंथ्स लिखा होता है, मैंने चेंज करवाया था, 12 मंथ्स होते हैं। ठीक है, किस पर्पस के लिए? सीड्स लेने, टूल्स लेने, मैन्यूअर, फर्टिलाइजर, इन चीजों के लिए चाहिए होता है। क्लियर? मीडियम टर्म 12 मंथ से कितना के लिए होगा? 5 years। किस पर्पस के लिए? मशीनरी, इक्विपमेंट्स, वेल डिग करने के लिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ कैटल शेड्स, इन चीजों के लिए चाहिए। लॉन्ग टर्म 5 to 20 years। किस पर्पस के लिए? ट्रैक्टर्स, लैंड, हैवी मशीन्स एंड इक्विपमेंट, इन चीजों के लिए। क्लियर है बेटा? कोई डाउट? फिर पॉइंट आता है बेटा हमारा सोर्सेज ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट। 2 सोर्सेज होते हैं हमारे, नॉन इंस्टीट्यूशनल एंड इंस्टीट्यूशनल। कौन कौन से? नॉन इंस्टीट्यूशनल एंड इंस्टीट्यूशनल। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज वो सोर्सेज होते हैं जिसको गवर्नमेंट या आरबीआई गवर्न नहीं कर सकती, जिसके ऊपर आरबीआई का कोई रूल नहीं हो। फॉर एग्जांपल है, किसी ने मुझे कहा कि सर मुझे पैसा चाहिए, मैंने कहा ले ले 1 लाख रुपए, मैं तो 1 लाख दे रहा हूं तेरे को। कहता सर इंटरेस्ट, मैं कहता 20% पर महीना। तो ये क्या हुआ? आरबीआई इसको कंट्रोल नहीं कर सकता ना। ठीक है, अभी बैंक में जाएगा, बैंक को कहेगा सर लाख रुपए का लोन चाहिए, वो कहेंगे ठीक है सर, रेट सर जो आरबीआई ने बोला वही रेट चले। तो आरबीआई जो ऑर्गेनाइज सेक्टर्स होते हैं उनको तो कंट्रोल कर सकता है, जो अनऑर्गेनाइज फाइनेंशियल सेक्टर्स है उनको कंट्रोल नहीं कर सकता। तो नॉन इंस्टीट्यूशनल फर्स्ट आ गया बेटा मनी लेंडर, जो कि सबसे बड़े दुश्मन है किसके? फार्मर्स।
ये लोग उनसे इंटरेस्ट रेट ज्यादा चार्ज करते हैं और उनका प्रोडक्ट भी खुद परचेज करते हैं, डिस्ट्रेस सेल जिसको हम बोलते हैं, कम रेट पर। जब फार्मर्स अब फोर्सफुली अपना प्रोडक्ट कम रेट पर मनी लेंडर्स या जमींदार को सेल करते हैं, दैट इज नोन एज डिस्ट्रेस सेल। नेक्स्ट, रिलेटिव से पैसा ले लेते हैं बेटा। ये तो इंटरेस्ट भी ले रहे हैं, चलो रिलेटिव होते हैं, कुछ नहीं लेते इंटरेस्ट, तो उनसे पैसा ले लेते हैं, जब पैसा आएगा फिर उनको रीपे कर देते हैं। एंड थर्ड, ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट, जिसको मिडिल मैन बोलते हैं। तो ये लोग ये भी वही काम करते हैं। मनी लेंडर तो क्या पता लोन लेकर छोड़ देंगे, बेचना जहां मर्जी बेचो जाकर। ये लोग तो क्या करेंगे, जो मैंने बताया, कहेंगे पैसा ले जाओ और जो प्रोडक्ट आएगा वो हमें ही बेचना इस पर्टिकुलर रेट पर। तो उसको हम क्या बोलते हैं, कमीशन एजेंट्स। कोई डाउट? फिर आता है बेटा हमारा इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। इंस्टीट्यूशनल मैंने कौन से बताए थे, जिस चीज को गवर्नमेंट रेगुलेट कर सकते। तो फर्स्ट आता है बेटा कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी 3 तरीके की होती है फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर। ठीक है, तीनों ही सोसाइटी रजिस्टर्ड होती है अंडर द आरबीआई एक्ट। ठीक है, तीनों सोसाइटीज का मेन पर्पस क्या होता है, किसको लोन देना, जैसे नॉर्मल बैंक्स लोन देते हैं वैसे ये भी लोन देंगे, बट ये प्रिविलेज क्लासेस, ठीक है, प्रायोरिटी सेक्टर्स, इनको लोन देंगे सबसे ज्यादा। इंडिया में रूरल डेवलपमेंट के लिए, रूरल एरियाज में अराउंड 30% फार्मर्स की जो क्रेडिट नीड्स है वो कौन पूरा कर रहा है, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। कौन कर रहा है, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। इनका मेन पर्पस है फार्मर्स को मनी लेंडर के चंगुल से बाहर निकालना। सेकंड, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर क्या देना, लोन देना। क्रेडिट फैसिलिटीज ऑल ओवर द कंट्री प्रोवाइड करना एट लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्लस टाइमली एंड कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ क्रेडिट, कि जब भी पैसा चाहिए तब हो, ऐसा ना हो कि जब बंदे को पैसा चाहिए पैसा ना मिले और उसको कहीं से हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पैसा लेना पड़े, उस चीज को ये कंट्रोल कर। क्लियर है बेटा? सेकंड पॉइंट, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, ये भी रजिस्टर्ड ही होते हैं। सारे जितने भी हम पॉइंट्स पढ़ेंगे सारे रजिस्टर्ड बैंक्स होंगे। लैंड डेवलपमेंट बैंक्स लोन देंगे किसको, फार्मर्स को, बट कंडीशन ऑन द मॉर्टगेज ऑफ लैंड। आपको अपनी लैंड मॉर्टगेज करनी पड़ेगी, तब क्या मिलेगा आपको, लोन मिलेगा। बट यहां पर फार्मर थोड़ा डरता था इनसे, रीजन क्योंकि मनी लेंडर भी यही कहते थे कि आप अपनी लैंड मॉर्टगेज करो और हमसे क्या ले जाओ, लोन, और उसके बाद वो बेचारे इतना इंटरेस्ट पे कर देते थे जितना वो प्रिंसिपल अमाउंट से भी 10 गुना ज्यादा पे कर चुके हैं, फिर भी उनका लोन की अमाउंट खत्म नहीं होती। तो उनको डर था कहीं ये भी ऐसे ना निकले। फिर गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने काफी सारे सोशल अवेयरनेसेस चलाए, लोगों को समझ आई कि ऐसे नहीं है, ये वापस कर देंगे, तब इनको पॉपुलर होना शुरू हुआ। क्लियर? कोई डाउट? नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा हमारा कमर्शियल बैंक क्रेडिट। ये तो नॉर्मल है, एसबीआई, पीएनबी, ठीक है, ये जितना भी लोन देते हैं एज पर द आरबीआई रूल, इनको एक लिमिट सेट करती है, लेटर से 24%। इसके आसपास ही है कि जितना भी आप लोन दे रहे हो साल में, हाउसिंग के लिए, शोरूम लेने के लिए, कार लोन हो गया, कोई भी एजुकेशन लोन हो गया, कोई किसी भी पर्पस के लिए लोन दे रहे हो, कंज्यूमर लोन्स, उसमें से 24% आपको प्रायोरिटी सेक्टर्स को लोन देना कंपल्शन है। प्रायोरिटी सेक्टर्स में पुअर सेक्टर आ गया, पॉवर्टी के लिए हो गया, रूरल एरिया के डेवलप के लिए हो गया, एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए हो गया, ये सारी चीजें आती है और ये कंपल्शन में आएगा। ठीक है जी, इनको दिखाना पड़ता है कि 100 रुपए में से हमने 24 रुपए यहाँ दिए, बाकी तो 76 कहते तुम्हारी मर्जी है, ये 24 तो आपको देना ही देना हो। तो ये फार्मर्स को डायरेक्टली हेल्प करते हैं बाय सेटिंग देयर ब्रांचेस इन द रूरल एरिया, इनडायरेक्टली हेल्प द फार्मर थ्रू एजेंट्स, न्यूज़पेपर के थ्रू या रेडियोस, टेलीविजन के थ्रू ये क्या करते हैं, अवेयरनेस जनरेट करते हैं, फार्मर्स को समझाते हैं कि एमएसपी आ चुका है, एमएसपी कितना है, ठीक है, या कोई और इन्फॉर्मेशन है, या कोई गवर्नमेंट ने स्कीम इशू करी है तो वो स्कीम का कैसे बेनिफिट ले सकते हो, ये सारी चीजें आपको अवेयर भी करवाएंगे उसके लिए। क्लियर? नेक्स्ट, रीजनल रूरल बैंक्स। रीजनल रूरल बैंक्स बेसिकली कौन से होते हैं बेटा, आरआरबी बोलते हैं बेसिकली। ये कोई अलग से बैंक नहीं है, जैसे पीएनबी का एक आरआरबी बैंक बना दिया, एसबीआई का एक आरआरबी बैंक बना दिया, उसकी एक सब्सिडरी बना दी, कहां पर, मेनली रूरल एरिया में, जिसका मेन पर्पस रूरल एरिया में ही काम करना होगा, उसको डेवलप करना, दैट इज ओपन अ ब्रांच इन दोज एरिया वेयर देयर आर नो बैंकिंग फैसिलिटीज, प्लस स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को क्या देते हैं बेटा, क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड। समझ आया? नेक्स्ट आता है बेटा सेल्फ हेल्प ग्रुप। बेसिकली ग्रुप बनाया हमने, रजिस्टर्ड ग्रुप होगा वो, ठीक है, एक ग्रुप बनाया, उसमें थोड़ा थोड़ा पैसा हम डालते जाएंगे, जिसको पैसा चाहिए होगा
या फार्मर्स को पैसा चाहिए होगा तो उसमें से वो पैसा उसको दे दिया। क्लियर? एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। प्लस ये वुमेन्स को भी हेल्प करता है, वुमेन्स एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करने में भी क्या करता है, हेल्प करता है। क्लियर है? नेक्स्ट, नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, सबसे मेन इंस्टीट्यूट है जो एग्रीकल्चर और रूरल एरिया को डेवलप करने के लिए काम करता है। जैसे आरबीआई है, उसके बाद नाबार्ड आता है। नाबार्ड का जो मेन पेरेंट है वो कौन है, आरबीआई। ठीक है, नो डाउट वैसे ये फाइनेंशियल वो है, इंस्टीट्यूट है। ठीक है, किसी को कुछ नहीं इसको पावर वो देनी होती, सीधा पार्लियामेंट को ही ये देता है। ठीक है, रिपोर्ट करता है, बट फिर भी आरबीआई इसके ऊपर रूल्स बना सकती है क्योंकि बनाया तो उसने ही था। सो नाबार्ड बेसिकली क्या करता है, ये चेक करता है कि जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं वो सारे रूरल एरियाज और एग्रीकल्चर को डेवलप करने में हेल्प कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ठीक है, रिसर्च करता है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है उनको, अगर उनको पैसा चाहिए तो ये पैसा भी देगा। ठीक है, नॉन फार्म सेक्टर्स को भी प्रोवाइड हेल्प करता है बाय गिविंग फाइनेंस। ठीक है, कंट्रोल करता है, प्रोजेक्ट को फाइनेंस करता है। जैसे मान लो कोई आप प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं रूरल एरियाज में, उसको भी ये फाइनेंस कर देता है। ठीक है, कि बस बेसिकली इसका मेन पर्पस रूरल एरिया और एग्रीकल्चर को डेवलप करना। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा हमारा, क्या क्या स्टेप्स गवर्नमेंट ले रही है रूरल एरिया को डेवलप करने के लिए। फर्स्ट, रेगुलेशन ऑफ मार्केट, मार्केट को रेगुलेट करते हैं, जो ऑर्गेनाइज्ड मार्केट सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, अनाज मंडी, ऐसी मंडियां बना रही है गवर्नमेंट जहां पर फार्मर्स क्या कर सकता है, खुद जाए और अपना प्रोडक्ट सेल करके। क्लियर? जिसमें मिडल मैन नहीं होंगे, बीच में इंटरमीडिएरीज नहीं होंगे, जमींदार नहीं होंगे कोई भी। ठीक है, आप खुद जाओ अपना प्रोडक्ट सेल कर कर आओ। अराउंड 2700 ऐसी मार्केट्स गवर्नमेंट ने बनाई है, और सॉरी इतनी मार्केट और चाहिए, जितनी बना चुकी है इतनी मार्केट और चाहिए। जैसे पंजाब में अपनी मंडी के नाम से चलती है, मैंने लिखवाए भी हुए ना तो मेरे सारे पॉइंट्स। ठीक है, तो ऐसे इनके नाम्स बने, नाम भी रखे हुए हैं, अपनी मंडी, या फिर जैसे रजवाड़ी, पता नहीं कैसे तमिलनाडु में एक आर से नाम था, तो ऋतु बाजार। ठीक है, तो ऐसे नाम उन्होंने रखे हुए हैं ताकि वो वहां पर जाएं, अपना प्रोडक्ट सेल करें, और जो भी पैसा मिलेगा वो सारा उनका होगा। वो अपने आप देखें कि उसमें से उन्होंने करना क्या। क्लियर? नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, बेटा प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज प्रोवाइड की। ठीक है, सोशली या फिर ट्रांसपोर्टेशनल, इकोनॉमिकली, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, लाइक जहां पर वो रोड्स, रेलवेज, वेयर हाउसेज, गोडाउन, कोल्ड स्टोरेज, ऐसी सर्विसेज गवर्नमेंट की खुद के कोल्ड स्टोरेजेस है, जहां पर फार्मर्स क्या करते हैं, उसको एक तो पर्टिकुलर, मान लो फार्मर्स को इतना बड़ा कोल्ड स्टोरेज तो नहीं चाहिए, उसको एक पर्टिकुलर प्लेस चाहिए, और इतनी से छोटे से बनाने के लिए भी करोड़ों का खर्चा आएगा। तो गवर्नमेंट क्या करते हैं, गवर्नमेंट कहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बनाएंगे, आप हमसे क्या, जितना एरिया चाहिए होगा उतने का रेंट पे ले लो, हम आपको एक नॉमिनल से रेंट के ऊपर भी जगह दे दें। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, फार्मर्स को कोल्ड स्टोरेज का भी बेनिफिट मिल रहा है। तो ऐसी फैसिलिटीज गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है जहां से आप बेटर अर्निंग कर सकते हो। नेक्स्ट, सब्सिडाइज ट्रांसपोर्ट। ठीक है, सब्सिडाइज ट्रांसपोर्ट बेसिकली क्या होता है, जहां पर फार्मर्स अपना प्रोडक्ट इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकता है फ्रॉम वन एरिया टू अनदर। इसमें भी आपको एक बेनिफिट मिल रहा है, क्या, आप ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचा सकते हो अपनी। कई बार क्या करता है फार्मर्स, कहता है यार मैं एक काम करता हूँ, एक कोई कैरियर ले लेता हूँ, ट्रक ले लेता हूँ, ट्रैक्टर ले लेता हूँ, जहाँ जिससे मैं अपना प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट कर सकता हूँ। वो कहते हैं इसका कोई जरूरत नहीं है, आप गवर्नमेंट से रेंट पर ले लो। ठीक है, जब चाहिए होगा तब ले आओ और यूज करके दे देना। तो क्या है, सब्सिडाइज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी दे रहा है। या फिर गवर्नमेंट कहता है अगर आप ट्रैक्टर ले रहे हो या फिर कोई भी चीज ले रहे हो जिस ट्रांसपोर्ट के लिए, तो उसमें भी हम आपको क्या दे देंगे, सब्सिडीज दे देंगे। क्लियर? नेक्स्ट, डिसमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, फार्मर्स तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना कि मार्केट में किस चीज का क्या रेट चल रहा है, HYV सीड्स किस रेट पर मिलेंगे, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स आपको किस रेट पर अवेलेबल होगा मार्केट में, वो सारी चीजें ये बताएगा। कोऑपरेटिव मार्केटिंग आपको समझाएगा कि मिलकर काम करना क्या होता है। जैसे गुजरात का जो मैंने आपको एक एग्जांपल देता, ऑपरेशन फ्लड, जो कि किसके लिए था, मिल्क से रिलेटेड था। जितने भी मिल्क मैन थे उन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई अपनी, इकट्ठे हुए, और उसके बाद वो क्या करते थे, अपना मिल्क एक साथ करते थे, ग्रेड करते थे वहां पर, ग्रेड करने के बाद सेल करते थे, उनकी अर्निंग भी इंक्रीज हुई थी वहां पर। अमूल कोऑपरेटिव सोसाइटी जो उसका बेस्ट एग्जांपल है। क्लियर?
तो ये क्या करते हैं, फार्मर्स को भी ये सिस्टम पर लेकर आए, कलेक्टिव किया, इकट्ठा किया फॉर देयर सोशल और इकोनॉमिकल कॉजेस के लिए। क्लियर। नेक्स्ट एमएसपी, सबसे मेन चीज, गवर्नमेंट ने एक रेट डिसाइड कर दिया कि इस रेट पर तो आपका प्रोडक्ट सेल आउट होगा, मार्केट में इतने में सेल होगा। अगर इतना भी आपको मार्केट में कोई नहीं पे कर पा रहा तो कौन परचेज कर लेगा उस चीज को, गवर्नमेंट परचेज कर लेगा। क्लियर है, कोई डाउट। और गवर्नमेंट खुद नहीं, मतलब उसकी एक यूनिट होती है एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वो उसको परचेज कर रही है। और क्यों परचेज कर रही है, टू मेंटेन द बफर स्टॉक इन केस ऑफ इमरजेंसी, कि इमरजेंसी में अगर कभी उसको यूज करना हुआ तो उसके पास अवेलेबल हो वो बफर स्टॉक। क्लियर है। और कई बार क्या होता है, प्राइस क्रैश हो जाते हैं क्रॉप्स के, ठीक है, तो मार्केट में खुद परचेज कर लेती है। या फिर कई बार प्राइस इतने हाई चले जाते हैं कि पुअर की रेंज से गुड्स निकल जाते हैं, तो उसके पास इतना स्टॉक हो कि उसको प्राइस को मेंटेन कर सके, इस चीज के लिए रखती हो। क्लियर, कोई डाउट है यहां तक बेटा। फिर आता है एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन, द लास्ट टॉपिक, और इसको हम बोल सकते हैं एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द एग्रीकल्चर। ठीक है, दोनों में से कुछ भी लिखा सकते हैं, एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन भी हो सकता है और एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द एग्रीकल्चर। मतलब एग्रीकल्चर के अलावा आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, मतलब सिर्फ फार्मिंग ऑप्शन नहीं है कि सिर्फ जाओ खेतों में काम करो तभी पैसा बनेगा। एग्रीकल्चर का मेन पर्पस ये नहीं है। एग्रीकल्चर में और क्या क्या चीजें आ सकती है, डाइवर्सिफाई कैसे कर सकते हो, या फिर उसके अलावा आपके पास क्या क्या ऑप्शन है काम करने के। जिसमें फर्स्ट आता है बेटा एनिमल हस्बेंड्री। जैसे कई लोग डेयरी फार्मिंग का बिजनेस करते हैं, सुने क्या होता है डेयरी फार्मिंग, गाय भैंस पालते हैं, किस पर्पस के लिए, उसका दूध सेल कर। पोल्ट्री फार्मिंग सुना होगा, क्यों, मुर्गियां पालते हैं उनके अंडे सेल कर सकते हैं। ठीक है, अब बरवाला साइड चले जाओ, बरवाला साइड सबसे ज्यादा पोल्ट्री फार्म है। ठीक है, रीजन क्योंकि जमीनें सस्ती मिली वहां पर। ठीक है, गवर्नमेंट ने कंसेशन दिए, उन चीजों का बेनिफिट मिला उन्हें। ठीक है, तो गवर्नमेंट इन चीजों के ऊपर हेल्प कर रही है, पोल्ट्री फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग, ठीक है, कैटल फार्मिंग, शिप फार्मिंग। ठीक है, कई लोग तो गाय भैंस सिर्फ इसलिए पालते हैं, उनका जो गोबर होता है वो खाद के लिए भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो इस पर्पज के लिए भी हो रही है। तो ये सारी चीजें किस में आती है बेटा, हमारी एनिमल हस्बेंड्री में आती है। ठीक है, तो इसमें एक आपने ऑपरेशन फ्लड जो मैंने आपको एग्जांपल दिया अभी, वो भी आपने एक्सप्लेन करना है यहाँ पर, ऑपरेशन फ्लड। ठीक है, जो मिल्क से रिलेटेड था, वहां पर गुजरात में हुआ था। सेकंड आता है बेटा फिशरीज। फिशिंग कम्युनिटी भी आज की डेट में सबसे ज्यादा प्रमोट की जाती है। ठीक है, फिशिंग से अगर हम बात करें, टोटल फिश प्रोडक्शन कितना कंट्रीब्यूट करते हैं जीडीपी में, 0.8%। प्रेजेंटली जो फिश प्रोडक्शन होते हैं इनलैंड से, वो कितनी होती है, 64%। और वहीं पर मरीन सेक्टर से कितनी होती है, 36%। क्लियर है। इतना ज्यादा होने के बाद एक चीज और है, इसमें 60% वुमेन किसमें, एक्सपोर्ट मार्केटिंग में, और 40% किसमें, इंटरनल। ठीक है, इतना ज्यादा पॉपुलर होने के बाद भी ये बिजनेस फिर भी मोस्टली फिशिंग कम्युनिटीज किस कैटेगरी में है, पुअर्टी कैटेगरी। रीजन गवर्नमेंट से इनको प्रॉपर हेल्प नहीं मिल पाती। ठीक है, सो इस कम्युनिटी को भी प्रमोट करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि फिशिंग बिजनेस जब इतना कंट्रीब्यूशन दे रही है, तो मेनली फिशिंग कहां से होती है हमारी, जो मरीन सेक्टर्स के आसपास के एरिया हो, लाइक तमिलनाडु हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, वहां से फिशिंग कम्युनिटी सबसे ज्यादा प्रमोट की जा सकती है। ठीक है, तो उनके लिए प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस, ठीक है, प्रॉपर उनके लिए फैसिलिटीज, सब्सिडीज, ये सारी चीजें हमें क्या करनी चाहिए, प्रोवाइड करनी चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट बेटा हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर भी काफी एक प्रमोशनेबल बिजनेस। ठीक है, जिसमें क्या करते हैं, फ्रूट्स, फ्लावर्स, इन चीजों का बिजनेस सबसे ज्यादा चल रहा है। ठीक है, फ्लावर्स काफी ज्यादा कॉस्टली हो चुके हैं आज की डेट में। ठीक है, और अभी तो फरवरी आएगा, देख लेना कितना कॉस्टली होगा। जो एक गुलाब का फूल आज 10 रुपए का मिल रहा होगा, उस दिन 50-50 का मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या, इस चीज का बिजनेस काफी ज्यादा प्रमोट है। प्लस आज की डेट में पर्सन फ्रूट्स का बिजनेस भी काफी अच्छा चल रहा है। ठीक है, तो वो किस में आ रहा सारा, हमारा हॉर्टिकल्चर। ठीक है, हॉर्टिकल्चर की अगर हम बात करें, वेजिटेबल अराउंड कितने टन प्रोड्यूस हो रहे हैं, 87 मिलियन। ठीक है, सॉरी फ्रूट्स, और वेजिटेबल कितने हैं, 170 मिलियन टन। तो जो पर्सन फ्रूट्स का बिजनेस कर रहा है, तो वो आज की डेट में लॉस में नहीं हो सकता। ठीक है, नो डाउट फ्रूट्स से भी बंदा अच्छा पैसा कमा रहा है। मैंने तो कुछ दुकानें भी देखी हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्या सेल कर रही है, फ्रूट सेल कर रही है, प्रॉपर दुकानें बना रखी है उन्होंने वहां। ठीक है, गोडाउन नहीं, होलसेल का नहीं, नॉर्मल रिटेल शॉप में, तुम्हारे 9 सेक्टर में इतनी खुली हुई है। हाँ,
तो ये सारी चीजें क्या शो करे कि इस बिजनेस में इतना पैसा है कि एक नॉर्मल बंदा दुकान भी ले सकता है, जिसका ₹1,00,000 का रेंट वो देगा और उसके बाद वर्कर्स के पैसे भी देगा, ठीक है, और भी खर्चे करेगा और उसके बाद भी वो पैसा कमा रहा है। इतना ज्यादा इसके अंदर स्कोप है यार, ठीक है। तो गवर्नमेंट इसको भी प्रमोट करेगा और ये अराउंड कितना परसेंट कंट्रीब्यूट करता है? 6% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। क्लियर? एंड लास्ट हमारा सबसे बड़ा फेवरेट, ऑर्गेनिक फार्मिंग, क्योंकि कुछ है ही नहीं इस टॉपिक पे। ऑर्गेनिक फार्मिंग कहता है कि विदाउट द यूज ऑफ केमिकल आप लोग क्या करो? प्रोडक्शन करो। रीजन? क्योंकि आज की डेट में ऑर्गेनिक फूड्स की डिमांड ज्यादा। पर्सन कहता है मुझे हेल्दियर और टेस्टियर फूड चाहिए, ठीक है, चाहे उसके लिए मुझे ज्यादा पे करना पड़े, मैं पे करने के लिए रेडी हूं, बट मुझे केमिकल फ्री फूड चाहिए। तो नो डाउट इसकी जो कॉस्ट होती है वो बहुत ही कम होती है, बट ये मार्केट में जितना भी नॉर्मल केमिकल प्रोडक्ट, केमिकल गुड्स होते हैं, उससे 100% ज्यादा रेट से भी सेल हो सकता है। अगर वो 100 रुपए किलो का बिकता है, ये 200 रुपए किलो का भी बिक सकता है, बट फिर भी लोग लेने के लिए तैयार है। रीजन? क्योंकि उनको पता है कि ये हमारे बेनिफिट के लिए। क्लियर है? प्लस इससे फार्मर्स को भी बेनिफिट है, फार्मर को महंगे सीड्स नहीं लेने पड़ते, केमिकल्स वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, तो वो कम कॉस्ट पर भी बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं और उनको बेटर अर्निंग भी मिल सकती है। प्लस ऑर्गेनिक फूड की इंटरनेशनल मार्केट में भी डिमांड ज्यादा है, जिसकी वजह से इससे क्या हो सकता है, आप उसका एक्सपोर्ट कर भी अच्छा पैसा कमा सकते हो। समझ आया पॉइंट? ये कोई डाउट तो नहीं बेटे? सो बेनिफिट्स क्या? फर्स्ट इकोनॉमिकल है, क्यों? कॉस्ट कम पड़ेगी, आपको रिटर्न ज्यादा। सेकंड, जनरेशन ऑफ इनकम, इनकम अच्छी खासी जनरेट हो सकती है क्योंकि आपका खर्चा कम लग रहा है, रेवेन्यू ज्यादा आ रहा है, तो रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस करेंगे तो क्या आएगा? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट अच्छा खासा मिलेगा। हेल्दी फूड्स होगा, टेस्टियर होगा, ठीक है, केमिकल फ्री फूड है, तो इससे आपकी बॉडी पर भी कोई इफेक्ट नहीं हो। इको फ्रेंडली है, आपका एयर लैंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ये सारा कुछ भी नहीं होने। प्लस एम्प्लॉयमेंट भी क्या कर रहे हैं? जनरेट कर, ठीक है, जो लोग नहीं कुछ काम कर पाते तो ऑर्गेनिक फार्मिंग भी कर सकते हैं। समझ आया बेटा पॉइंट? ये था पूरा रूरल डेवलपमेंट का चैप्टर। नेक्स्ट क्लास में इसका टेस्ट लें, ठीक है।